नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल दिया 13 जून 1993। शाम के 4:05। एक महिला की कुंडली हमारे सामने है। आइए देखते हैं इस कुंडली में कौन से ग्रहों की क्या स्थितियाँ। और सबसे बड़ी बात हम खास तौर पर ध्यान देंगे यहाँ वैवाहिक जीवन के बारे में, शादीशुदा जीवन के बारे में। इनकी कुंडली तुला लगन की कुंडली है। तुला लग्न और मीन राशि। लगन चर लगन है। चर लगन आयु के लिए अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, जीवन में अच्छी आयु प्रदान करता है। लगन का मालिक शुक्र सप्तम भाव में बैठ के लगन को वापस देखता है। लग्नेश लगन को देख रहा है, इसका मतलब व्यक्ति अपने आप में कैपेबल है जीवन में कुछ करने के लिए। इसको हम ये मान सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति के अंदर योग्यताएं हैं कि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है, या उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे लोग जीवन में खुद अपने बल पर कुछ कर जाते हैं। लग्नेश का लगन को देखना सम्मान के लिए अच्छा होता है। लग्नेश का लगन को देखना आयु के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो ये हॉरोस्कोप ठीक है अपने आप में। अच्छी बात यह है कि केंद्र स्थान खाली है, उसमें एक ग्रह बैठा है, वो शुक्र है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल शुभ ग्रह। और नेचुरल शुभ ग्रह का मतलब होता है कि अगर केंद्र खाली है, उसमें नेचुरल शुभ ग्रह बैठा है, तो जीवन की परेशानियों से सेव करने के लिए भी जाना जाता है। तो लग्नेश लगन को देखता है, लगन बली है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सेकंड हाउस इस हॉरोस्कोप का प्रॉब्लम में है, वो मैं बताता हूँ कैसे। दूसरा घर मंगल की राशि का है, उसमें राहु बैठा है। राहु जिसकी राशि में बैठे उसके गुणों को ग्रहण कर लेता है। मंगल की राशि में राहु है, मंगल के द्वारा चौथी दृष्टि दूसरे घर पर है, शनि के द्वारा 10वीं दृष्टि दूसरे घर पर है, सूर्य की दृष्टि, केतु की दृष्टि, सभी की सेकंड हाउस पे दृष्टि है। जब दूसरे घर के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो शास्त्र कहता है दूसरा घर वाणी का है। ऐसे लोगों को अपनी वे ऑफ टॉकिंग का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लोग अपनी गलत भाषा, गलत बोलचाल की वजह से दूसरों का मन दुखा सकते हैं। ऐसे लोगों का अपनी वाणी पर संयम नहीं रह पाता है, दूसरों को लिए ऐसा बोल देते हैं जिसे कहते हैं हम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना। और जब सेकंड हाउस हो तो ये कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के बीच में ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर दूसरे घर पे हो तो धन तो आ रहा है, लेकिन धन संचय में परेशानी होती है। ऐसे लोगों के हाथ से जीवन में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो वो एक कॉम्बिनेशंस भी मुझे यहाँ आपकी कुंडली में दिखाई दिया है कि धन का कारक बृहस्पति कुंडली के 12वें घर में है और धन भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। जहाँ एक तरफ शनि और मंगल धन देने में सक्षम है, तो धन तो आएगा इनके भाग्य से, लेकिन धन का खर्च होना भी लगातार दिखता है कि भाई ये लोग जीवन में धन संचय नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं जोड़ पाते ज़्यादा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इनका पैसा उठ जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया अपनी बोलचाल पर ध्यान रखो, अपने स्वभाव पर ध्यान रखो आप, क्योंकि आपकी इसी स्वभाव, बोलचाल, बहस करना, ज़्यादा बोलना या खराब शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी हॉरोस्कोप का 8वां घर पीड़ित हो सकता है। क्योंकि 8वें घर में सूर्य केतु योग है। सूर्य केतु योग एक ग्रहण दोष कहलाता है। जब 8वें घर में बैठे तो 8वां घर है मांगल्य जीवन, मांगल्य स्थान में प्रॉब्लम आने का एक कॉम्बिनेशन है। तो उसका खास ख्याल रखना होगा आपको। बाकी शनि अपने आप में प्रबल है। शनि पंचम भाव में पंचमेश होकर स्वराशि के होकर बैठे हैं, मंगल से दृष्ट भी हैं। इस कॉम्बिनेशन के कारण कभी कभी संतान प्राप्ति में देरी होती है, लेकिन होती जरूर है। कोई दिक्कत नहीं है, संतान के लिए योग ठीक है। भाग्येश का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य से जीवन में अच्छा उसको प्राप्ति भी होंगी, ये भी कह सकते हैं। आप इस हॉरोस्कोप में ये देखिएगा कि चंद्रमा दशम का मालिक होकर 6ठे घर में है, द्वादश के मालिक से दृष्ट है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। और वो नौकरी भी अगर मेडिकल के क्षेत्र में हो, फार्मेसी के क्षेत्र में हो, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में हो, लॉ के क्षेत्र में हो, वकालत के क्षेत्र में हो, तो भी ऐसे लोगों के लिए अच्छा ही माना जाता है। अब आप देखिएगा केतु की दशा चल रही है। कौन है केतु? 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह सूर्य के साथ ग्रहण दोष बना रहा है। और ये सूर्य केतु सेकंड हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं, जिसको मंगल शनि भी देख रहे हैं। यानी वैवाहिक जीवन में विवाद के कारण बोलचाल है। पति पत्नी के बीच में अच्छे खासे आर्गूमेंट्स करा सकता है यह योग। पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा सकता है।
आपको अपनी वाणी पर संयम दे रखना होगा, वही आपके लिए ठीक है। क्योंकि जब मैं आपकी नवमांश कुंडली देखता हूँ तो वहाँ सप्तम भाव में शुक्र है और चंद्रमा है, ये राशि परिवर्तन करके बैठे हैं एक दूसरे की राशि में। यानी इस कुंडली में किसी प्रकार का कोई दो विवाह योग या तलाक का योग नहीं है। आप स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें, स्वयं अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर लें, स्वयं ये निर्णय लेने कि मुझे तलाक लेना, मुझे साथ नहीं रहना, तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आप एक के साथ जीवन नहीं बिता सकती तो आप जीवन में किसी के साथ भी जीवन नहीं बिता सकती। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कमी है, आपके हॉरोस्कोप में प्लेनेट इस तरीके के हैं। आपने वो सुधार कर लिया, आपके जीवन में सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी केतु की दशा है, केतु 8th हाउस में सूर्य के साथ बैठा हुआ है और अप्रैल 2024 तक केतु की दशा चल रही है। यानी आपको अपने वैवाहिक जीवन को अप्रैल 2024 तक बचाना होगा, क्योंकि उसके बाद जो शुक्र की दशा 20 साल के लिए आपके जीवन में आएगी, जीवन का स्वर्णिम समय होगा। धन से, सुख साधन से, चल अचल संपत्ति से, वाहन से, भौतिक सुखों से, सभी प्रकार से परिपूर्ण रहेंगे आप उस दशा के अंदर। वो समय आएगा जीवन में, अप्रैल 24 से 20 साल की दशा होगी। उसमें कोई पुराना प्रॉब्लम नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन अभी केतु है, अप्रैल 24 तक है, डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ देता है। क्यों देता है ये बताया, क्या कारण है, किस कारण से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है वो बताया। तो उन चीज़ों पर संयम रखें, अपने जीवन को ख़राब ना करें, आपका जीवन आगे बहुत सुखी है। मैं ऐसी हॉरोस्कोप्स को देख के नहीं कहता हूँ कि ये तलाक वाली हॉरोस्कोप है। छोटा मोटा सब जगह होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कमियां हैं तो उसको वो खुद सुधारेगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि आपको ईश्वर ने इस जन्म में भेजा है आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से। आप सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ऐसा नहीं होता, आप कुछ ना कुछ पिछले जन्म में करके आए। इसलिए सभी कहते हैं कि भैया कर्म अच्छे रखो, क्योंकि आपके कर्म आपके आगे आएंगे सामने में। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा। बाकी कुंडली ये बहुत बढ़िया है, ईश्वर कृपा से आप अपने जीवन में खुद चाहें तो खुद अपने बल पर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी कर सकते हैं आप अपनी, क्योंकि ये कुंडली कैपेबल है अपने बल पे कुछ करने के लिए। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि शुक्र की दशा जो अप्रैल 24 से 20 साल के लिए आ रही है, ऐसे लोगों को खाली बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए, कुछ करना चाहिए लाइफ में, बहुत आगे आप उठ सकते हो, ये दशा आपकी कहती हैं। तो मैरिड लाइफ वाइज बता दिया क्या है। अब इन चीज़ों को, क्योंकि अभी अप्रैल 24 तक संघर्ष है आपकी लाइफ में, उपाय करना जरूरी है। क्या कर सकते हैं, देखिए 2 उपाय करने हैं। पहला, देवी की आराधना करनी है। शुक्रवार के व्रत रख सकती हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत रख के उद्यापन कर लो। शुक्रवार को माता रानी के मंदिर चले जाओ, बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ा दो। रोज़ाना देवी कवच का पाठ करो दुर्गा सप्तशती में से, उसमें 56 श्लोक होते हैं, वो 56 श्लोक रोज़ पढ़ने हैं, संस्कृत या हिंदी में कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ने जरूर है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गूगल पे टाइप करो संकट नाशन गणेश स्तोत्र, वहाँ पे मिलेगा वो स्तोत्र। उसमें 8 श्लोक हैं, वो 8 श्लोक आपको रिपीट करने हैं 3 बार। तो 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 1 बार देवी कवच करना है, वैभव लक्ष्मी के व्रत रख के उद्यापन करने हैं। 1 बार रखो फिर छोड़ दो, फिर रखो फिर छोड़ दो, ये कर सकते हो आप ऐसे। और बाकी बाज़ार में किताब आती है वैभव लक्ष्मी के व्रत की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कैसे क्या करना है, और ये पूजा करनी है। बाकी शुक्र ग्रह का रत्न धारण करो आप। आपको अगर अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, अच्छा बनाना है, हेल्थ को ठीक रखना है, तो एक फायर ओपल स्टोन आप हमसे प्राप्त करो। हम आपको अंगूठी में बना के चांदी के में एक फायर ओपल स्टोन भेजेंगे। वो राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना जाएगा, क्योंकि हमें आपकी मैरिड लाइफ मजबूत करनी है। तो वो स्टोन पहनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। अभी केतु की दशा है, सावधान रहिएगा। जब खराब दशा आती है तो व्यक्ति से को चैलेंज देती हैं, व्यक्ति के सामने परेशानी लाती हैं। उन परेशानियों को, उन चैलेंज को आपको स्वीकार करना है और अपने आप हल करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। नमस्कार।